हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से मैं आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं हमारी वीडियोस में। हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रखी है? हमारी यूनिट थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमारे 3 चैप्टर थे। कौन कौन से? चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। उसका नाम क्या था हमारा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, समझ गए। अब हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 8 का नाम क्या है हमारा? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, चलते हैं हमारे इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें समझने से पहले कुछ दो चीजें समझनी है। आपने क्लास 11th में शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा होगा। अब उसके बारे में हम थोड़ा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। हम जानेंगे कि शॉर्ट रन होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, ये कैसे अचीव होता है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, हम जीडीपी को कैसे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, एएसएडी अप्रोच से और एसआई अप्रोच से। फिर हम ये जानेंगे कि होते क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, एडिशन इन्वेस्टमेंट से क्या इफेक्ट्स आते हैं आपके, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये हमारी वीडियो होगी ये 3 पार्ट्स में आएगी। फर्स्ट पार्ट में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? फर्स्ट, सेकंड और हमारा थर्ड। हम ये 3 टॉपिक क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम अपने शिफ्ट पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा थर्ड वीडियो होगी, थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब हम ये न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो इसलिए बना रहे हैं बिकॉज आपको इन पार्ट्स में कंफ्यूजन ना हो, आपको थ्योरी अलग मिले और आपको न्यूमेरिकल्स अलग मिले। ठीक है, चलते हम अपनी वीडियो पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 2 चीज़ जाननी जरूरी है। अब हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा शॉर्ट रन, एक क्या होता है हमारा लॉन्ग रन। ठीक है, सॉरी एंड ये क्या होता है हमारा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर होता है उस पर 2 तरीके होते हैं। वो जब गुड्स प्रोड्यूस करता है उस पर प्रोडक्शन के लिए 2 तरीके होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। उस पर कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उस पर फिक्स्ड फैक्टर। हम फिक्स्ड फैक्टर में क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मशीनरी ले लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, तो हम फिक्स्ड फैक्टर को क्या कहेंगे? मशीनरी। हमने फिक्स्ड फैक्टर को क्या कह दिया? मशीनरी कह दिया। अब हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है हमारा? वेरिएबल फैक्टर। ये क्या हो गया हमारा? वेरिएबल फैक्टर हो गया। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, और वेरिएबल फैक्टर से आप नाम से समझ रहोगे जो चेंज होते रहते हैं। अब ये चेंज हम किसे ले लेंगे? हम इसमें ले लेंगे हमारी लेबर या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है इन 2 चीज़ों से करता है, एक तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर से। ठीक है सर, अब जो हमारा शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है, आप इससे समझ रहे होगे शॉर्ट पीरियड से, शॉर्ट रन से क्या समझ रहे होगे? शॉर्ट पीरियड। हम इसमें ज़्यादा समय की बात नहीं करते। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, मतलब 1 साल के अंदर तक, या 1 साल हमारा जितना भी समय, 1 ईयर जो अकाउंटिंग ईयर होता है, हम उसे लेंगे किसमें? शॉर्ट रन के अंदर में। और लॉन्ग रन से आप समझ रहे होगे हम इसमें कितने समय की बात करेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? अगर उसे क्या करना है, गुड्स बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? फिक्स फैक्टर को चेंज करेगा या लेबर को? अगर उसे शॉर्ट रन के अंदर, मतलब उसे शॉर्ट रन में क्या करना है? अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो किस चीज़ को करेगा? फिक्स मशीन, जो इसके फिक्स फैक्टर्स है। अब एक बात देखिए, जो अगर हमारा शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में आप मशीन चेंज कर सकते हो। 1 साल के लिए आप क्या मशीन चेंज करोगे? अब जो मशीन्स होती हैं बहुत हैवी होती हैं, कॉस्टलियर होती हैं, तो प्रोड्यूसर क्या होता है? ये खाली किसके साथ करता है? लेबर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है।
ये क्या रहती है उसकी, तो फिक्स रहती है, ये इससे कोई मैटर नहीं करता टेक्नोलॉजी से। ये क्या हो गया इसकी, हम इसे टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या रहती है उस पर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मशीन्स का, वो लेबर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोड्यूसर को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वो क्या करेगा, अपनी लेबर को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ठीक है। अगर अपने जो प्रोड्यूसर है उसे अपना क्या करना है, प्रोडक्शन कम करना है, तो वो लेबर को भी क्या कर देगा, अपना कम कर देगा। अब जैसे जैसे हमारी लेबर बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अगर हमारी लेबर कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे लॉन्ग रन है, अब लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास दोनों चीज़ होती हैं, वो क्या कर सकता है, मशीन को भी ऊपर नीचे कर सकता है और लेबर को भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मशीन्स को भी बढ़ाएगा, फैक्टर्स और लेबर को भी बढ़ाएगा। एंड उसे प्रोडक्शन कम करना है तो मशीन्स क्या करेगी, तो वो क्या करेगा, लेबर को खाली कम कर देगा। समझ गए। ठीक है, आपने समझा कि आउटपुट हमारे दो तरीकों से निकलता है प्रोड्यूसर से, एक तो फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हमने एग्जांपल लिया मशीनरी और उसमें क्या लिया हमने, लेबर। ठीक है, और जो शॉर्ट रन होता है वो 1 साल के अंदर तक की बात कर रहे हैं हम, या 1 साल तक की बात कर रहे हैं। जो शॉर्ट रन में जो प्रोड्यूसर होता है वो दोनों चीज़ को यूज़ ना करके उसमें से क्या यूज़ करता है, खाली वेरिएबल फैक्टर को, बिकॉज क्योंकि वो इसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, मशीन को नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड रहती हैं। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब लॉन्ग रन में क्या करता है प्रोड्यूसर क्या करेगा, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को दोनों को यूज़ कर सकता है। शॉर्ट रन में तो वो खाली हमारा वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करेगा, लेबर को इंक्रीज करेगा जब उसे प्रोडक्शन बनाना है, लेबर को डिक्रीज करेगा जब उसे प्रोडक्शन घटाना है। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए, अब हमारा स्टार्ट होता है कौन सा कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। अब हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन होता क्या है। अब हम प्रॉपरली शॉर्ट रन को समझने वाले हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंड अकॉर्डिंग टू कीन्स। अब जो ये थ्योरी है शॉर्ट रन के बारे में, ये किसने दी थी, हमारे कीन्स ने दी थी। कीन्स कौन थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे। अब ये कीन्स ने हमें थ्योरी कब दी थी, जब आपको पता है यूएस में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, वहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी थी, तो इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी किसके बारे में, शॉर्ट रन के बारे में। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब ये कौन सा समय है शॉर्ट रन, हम शॉर्ट रन किस समय की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है, ऐसा एक टाइम है जिसमें टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं करती। हमने जाना था भी कि जब शॉर्ट रन होता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, खाली लेबर को इंक्रीज डिक्रीज करता है, जो मशीन्स होती हैं उनको छेड़ता नहीं है, उसका कोई रोल नहीं होता, बिकॉज वो क्योंकि चेंज नहीं कर सकता उस टाइम। ठीक है, अब सबसे पहला, इट इज एज्यूम्ड टू रिमेन कॉन्स्टेंट आउटपुट डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं इसमें, कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब आपके जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन द इकोनॉमी में। अब इससे क्या पता चलता है, जिस हिसाब से आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी आपकी इकोनॉमी में, जैसे जैसे आपकी अगर रोजगार ज़्यादा होगा तो आपका आउटपुट, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपका आउटपुट कितना होगा, कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेकेंड, हाइगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हाइगर लेवल ऑफ आउटपुट वाइस वर्सा। अब आपके काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, अगर कम होंगे तो कम प्रोडक्शन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर है, उस पर 100 वर्कर्स है जो कितना बना रहे हैं, 2000 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें डबल कर दें, कितना कर दें, डबल कर दें, तो ये कितने गुड प्रोड्यूस करेंगे, 4000 करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दो तो आपका क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्शन भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप 100 से इन्हें 50 कर दो, आप इन्हें क्या कर दो, एक सेकेंड, 100 से क्या कर दो आप 50 कर दो, तो कितने प्रोडक्शन होगा आपका, 1000 गुड्स का। समझ गए। ठीक है, चलते हैं वापस अपने पेज पे। हमसे क्या बोला है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। आपकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी शॉर्ट रन में, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, देयर इज नो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच में क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा। जिस हिसाब से आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी उस हिसाब से आपका आउटपुट भी होगा। अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ेगी आउटपुट, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट कम करोगे तो क्या होगा, आउटपुट ही आपका कम होगा। दस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट डबल है, हमने एग्जांपल लिया था, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में कहें
द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजरेबल द लेवल ऑफ आउटपुट जीडीपी इन द इकोनॉमी। आपके एम्प्लॉयमेंट का लेवल से पता हम लगा लेते हैं कि आपका आउटपुट इकोनॉमी में कितना जनरेट होने वाला है। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब इसे समझते हैं। देखिए, अब आपके हमारी इकोनॉमी में कितने एम्प्लॉयमेंट है, आप मान लीजिए 100 सारे हमारे वर्कर्स कितने 100 वर्कर्स हैं, समझ गए? ठीक है, उन्होंने कितना प्रोड्यूस करा 1000 गुड्स। ठीक है, अब हम पे और काम करने के लिए वर्कर्स नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ फुलर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, सबको काम मिल चुका है। अब लेकिन डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड कितनी गुड्स की आ रही है 1500 की आ रही है। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो और ज़्यादा गुड्स बना सकता है? नहीं, और ज़्यादा गुड्स वो नहीं बना सकता क्योंकि हमारे यहाँ फुलर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। अब हमारे पास और लोग काम करने के लिए नहीं है, तो अभी भी कितने गुड्स बनेंगे 1000 गुड्स ही बनेंगे। अब जो प्रोड्यूसर है उनकी डिमांड को क्या नहीं कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई आपकी कितनी रहेगी 1000। तो 500 जो आपकी एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है तो आप उसे क्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे फुलफिल। समझ गए? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा आपको शॉर्ट रन क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट और जीडीपी। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका कब आता है, स्टेट ऑफ बैलेंस कब बनता है। इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, आउटपुट को हम क्या भी कहते हैं, जीडीपी को हम आउटपुट को जीडीपी भी कह सकते हैं, इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस। अब आपका स्टेट ऑफ बैलेंस कब आएगा, जीडीपी में या आउटपुट में कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी। हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को और भी क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम भी बोल सकते हैं। बिकॉज अब ये देखिए कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर उसे सेल करता है, फिर जो उसे सेल करता है उसके लिए वो क्या होती है, उसे बेच दिया, अब उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो हम इसलिए क्या बोल देते हैं, जीडीपी को भी हम इनकम बोल देते हैं। जो सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या भी बोल देते हैं, इनकम बोल देते हैं। रिफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, हमारी इक्विलिब्रियम कब आता है हमारी इकोनॉमी में, जब एएस किसके बराबर होता है, एडी के। मतलब हमारी सप्लाई, हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी इकोनॉमी में किसके बराबर होती है, जब एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड जितनी आ रही है हम सप्लाई उतनी ही कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलते हैं। समझ गए? हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चलिए अब हमने एएसएडी तो हमने अपने पिछले चैप्टर में कवर कर चुके थे, लेकिन हम इसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है जानते हैं। सबसे पहले refers to the desired level of output in the economy. It is the level of GDP that the producer wishes to produce or plan to produce during an accounting year, also called ex ante AS. अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अभी एग्रीगेट सप्लाई एक ऐसा डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट होता है हमारी इकोनॉमी में या लेवल ऑफ जीडीपी पे जो प्रोड्यूसर विश है प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इच्छा से अपने क्या करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन एक बात और, मैंने अपने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि क्या होता है, प्लान टू प्रोड्यूस। वो उसने एग्जिस्टिंग बना नहीं दिया, वो प्लान कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है, हम इसमें एग्जिस्टिंग नहीं लेते। समझ गए? जो प्रोड्यूसर अकाउंटिंग ईयर में आने वाले साल में जो प्लान कर रहा है कि हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई कितनी रखेंगे, हमारी एग्रीगेट डिमांड आने पर जिस हिसाब से डिमांड आएगी उतने हम अपनी सप्लाई कितने रखेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ईयर है 2025 में, जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि हम अपनी कितनी रखेंगे सप्लाई। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, हम इसे क्या बोलते हैं, एक्स एंटे एएस। अब एक्स एंटे एएस का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। एक्स एंटे का मीन्स होता है जो प्लान्ड, आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो आने वाले समय के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे। ठीक है, एक्सपोस्ट किसे बोलते हैं, एक वर्ड है हमारा एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट मतलब जो आपका अकाउंटिंग ईयर निकल चुका है, आपने उसमें कितनी चीज प्रोड्यूस करी थी, कितनी आपने डिमांड करी थी, उसको बोलते हैं हम एक्सपोस्ट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्स एंटे एएस, मतलब आप क्या प्लान कर रहे हो आने वाले समय के लिए कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे डिमांड के लिए। समझ गए? ऐसे हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। रिफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर विश टू बाय। इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो क्या होता है,
इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या करना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है हमारे एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसे हम एक्स एंटे एडी भी बोलते हैं। मतलब ये भी क्या है, एक प्लान एडी है। मतलब एक जो बायर है वो क्या कर रहा है, आने वाले समय के लिए वो क्या सोच के चल रहा है कि मैं क्या खरीदूंगा, मैं किस चीज़ पे इन्वेस्ट करूंगा। हमने हमारी इकोनॉमी में सेक्टर पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक है। और जब हम इन चारों की डिमांड एक साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब जब ये चारों सेक्टर मिलकर जब सोचे कि हम आने वाले साल में क्या खरीदने वाले हैं, क्या हम क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, एक्स एंटे एडी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। द इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स द लेवल ऑफ जीडीपी। मतलब जब आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी, या जिसे आप लेवल ऑफ जीडीपी भी कह लो, वेयर वॉट द प्रोड्यूस विश टू प्रोड्यूस। मतलब जब जब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसे जब इच्छा है कि वो क्या करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है, प्लान टू प्रोड्यूस, जिसे हम एग्जैक्टली किसके इक्वल कहते हैं, बायर के, जो खरीदने वाला है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसे ऐसे समझते हैं, ए एस इज इक्वल टू ए डी होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। हम एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, एएस को क्या बोलते हैं, इनकम। तो एडी को हम नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें एक नई चीज़ पता चलती है कि इनकम के बराबर एडी, मतलब इक्विलिब्रियम आपकी इकोनॉमी में कब आ सकता है, जब आपके वाई बी इज इक्वल टू है किसके, एडी के। मतलब ए एस इज इक्वल टू एडी, एक तो जब इक्विलिब्रियम आता है आपका, और सेकंड कब आएगा, जब आपका वाई इज इक्वल टू है एडी के। समझ गए? इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम तीन सिचुएशन समझेंगे, हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड के। हमारी तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपका एएस किसके बराबर होगा, एडी के, ठीक है, या आपका एग्रीगेट सप्लाई बड़ा होगा किससे, एग्रीगेट डिमांड से, या आपका एग्रीगेट सप्लाई कम होगा किससे, एग्रीगेट डिमांड से। कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये छोटा हो सकता है, कभी ये बराबर हो सकता है। चलिए इन तीनों सिचुएशन को एक एक करके समझते हैं। ठीक है। अब चलिए हम मानते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी, कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है आपकी इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। मतलब जो एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक है, वो किसके बराबर है, डिजायर स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड मानते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड है एडी, वो कितनी कर रहा है, 100। डिमांड कितने की आ रही है, 100 यूनिट्स की। तो जो एग्रीगेट सप्लाई हो रही है वो भी कितने की हो रही है, 100 यूनिट की हो रही है। समझ गए आप एग्जांपल? तो इससे क्या पता चलता है कि एएस किसके बराबर है, एडी के बराबर है। तो हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है हमारी, एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। सेकंड सिचुएशन, इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो आपकी है, आप कितनी सप्लाई कर रहे हो, 100 गुड्स की, 100 यूनिट्स की, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपकी डिमांड आ रही है वो कितनी है, 150 यूनिट्स। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे सप्लाई क्या है आपकी, सॉरी थोड़ा एक सेकंड, इसमें तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या आपकी कम है। डिमांड आपकी कितनी है, 50 गुड्स की, या 50 यूनिट्स बोल सकते हैं आप। इसमें आपने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर है वो बना तो ज़्यादा रहा है 100 गुड्स, लेकिन डिमांड है ही नहीं। तो डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर के गुड्स का होगा क्या, आप वो बना तो 100 रहा है लेकिन डिमांड 50 की आ रही है। अब जो उसके 50 गुड्स जो रिमेनिंग है तो क्या होंगे, ये 50 यूनिट जो है उसकी बर्बाद जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्टॉक। एक्चुअल जो उस पर स्टॉक है वो ज़्यादा आ रहा है डिजायर स्टॉक से, लेकिन इसे जितना चाहिए उससे तो उस पर ज़्यादा है। तो उसका क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो सफ़र करेगा लॉस। प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा बना दिया। और वो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, और वो उसका जो सामान है, जो उसके गुड्स हैं, वो क्या नहीं होंगे, अब बिकेंगे नहीं, बिकॉज उसकी तो डिमांड है ही नहीं। समझ गए? अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कि एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या है, ज़्यादा है। वही वाला केस हमारा कि एग्रीगेट सप्लाई आप 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन डिमांड आपकी कितनी आ रही है, 150 गुड्स की आ रही है। तो आपके जो 50 गुड्स हैं
आप उनके फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जो 50 मोर डिमांड आ रही है तो आप उसको क्या नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होता है, जो आपका एक्चुअल स्टॉक है वो क्या आप पे कम है, आप क्या नहीं कर पा रहे, उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो प्रोड्यूसर इतने गुड्स नहीं बना पा रहा और डिजायर्ड जो स्टॉक है उससे कम है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सफर लॉस अनफुलफिल्ड डिमांड। तो उससे एक मार्केट में ये पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर है, एक तो उसकी गुडविल कम होती है, उसकी रेपुटेशन कम होती है, और वो क्या करता है, लॉस सफ़र करता है, उसको लॉस बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोगों की डिमांड पूरी कर नहीं पा रहा, उनकी वजह से उनकी गुडविल, उनका नाम खराब होता है। समझ गए? जानते हैं दोबारा हमने क्या क्या पढ़ा था कि ए एस बराबर ए डी कब होता है, एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर और डिजायर स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर, जब हमारी इकोनॉमी में 100 गुड्स बन रहे हैं और 100 सी क्या हो रहे हैं, सप्लाई हमारी गुड्स की हो रही है। समझ गए? सप्लाई भी बराबर है, डिमांड भी बराबर है। समझ गए? ठीक है। सेकंड कि ए एस बड़ा है किससे, ए डी से, ए एस ग्रेटर देन ए डी, मतलब सप्लाई आपकी 100 गुड्स की है और डिमांड कितनी है, 50 गुड्स की, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लॉस सफर करेगा, उसका जो बाकी के बचे हुए गुड्स हैं वो क्या होंगे, अनसोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी कम है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। आपकी डिमांड कितनी आ रही है, 150 गुड्स के लिए, लेकिन आप प्रोड्यूस कितनी कर रहे हो, 100 गुड्स। इससे उनका नाम खराब होता है, उनकी गुडविल रेपुटेशन कम होती है और वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, चलते हम अपनी नेक्स्ट। चलिए अब हम एक चीज समझते हैं, इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन एस आई इज इक्वल टू आई। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा एस इज इक्वल टू आई पे हो सकता है। एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं पहले से। अब हम पहले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। हमने क्या लिया, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई लिया। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, हम एडी को क्या लिखते थे, एक सेकेंड, हम एडी को क्या लिख सकते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम एडी को क्या लिख सकते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। बिकॉज हम क्या करते हैं, हमारी एक तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी भी क्या होती है, हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन कौन सी है हमारी, एक तो हाउस होल्ड और दूसरी क्या होती है हमारी, प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को कि सी प्लस आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी किसके बराबर है, ए डी के। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम ए डी लिख देते हैं। हमने क्या निकाला है अभी, एक तो कंजप्शन करता है और एक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। दो ही सेक्टर लिए इसने हमने। और सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या भी कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकम, अब हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था हम इनकम का करते क्या है, जो कंज्यूमर होता है इनकम का करता क्या है, या तो कंज्यूम करेगा या उसे क्या करेगा, सेव करेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो कंज्यूम करेगा या तो उसे क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, और ये एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे सी प्लस आई। इससे सी से सी कट गया, आपका क्या बच के आया, एस इज इक्वल टू आई। आज से इससे आपको क्या पता चलता है कि जब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट आएगी आपके, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपकी इकोनॉमी में क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब ये आपको न्यूमेरिकली आपको मतलब लर्न करना जरूरी है कि आपको ये बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएंगे। अब तक हमने क्या क्या चीज़ देखी है एक बार देखते हैं। एक तो हमने एस इजिकल टू आई देखा कि ये होता है, हमने ये देखा कि ए एस बराबर ए डी होता है, हमने फिर ये देखा कि हम ए एस को वाई भी कहते हैं तो उसके बराबर भी क्या होता है, ए डी होता है। अब हमने थर्ड ये देखा एस इजिकल टू आई, और हमने क्या क्या देखा कि हम ए डी को क्या भी कहते हैं, सी प्लस आई कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, वाई को सी प्लस एस कहते हैं। मतलब इनकम का हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं या सेव करते हैं उसे। समझ के हमने क्या देखी, पहली चीज, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, 5, हमने अब तक 5 चीज देखी। ठीक है, ये याद करना बहुत जरूरी है, तो इसे आपको न्यूमेरिकली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपको ये लर्न करना होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब जानते हैं कि एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्स एंटे कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी हमने, एक्स एंटे सोचो
नहीं, बता देता हूँ आपको। हमने अभी तक हमने पढ़ा था एक्स एंटे कंजप्शन, एक्स एंटे आगे, और हमने वो पढ़ा था सेविंग, ठीक है। लेकिन अब हम दोबारा जानते हैं, हमने एसआई के बारे में पढ़ेंगे दोबारा, हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था और एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था, उनके एक्स एंटे के बारे में। क्यों होता है, क्या हम प्लान लेते हैं कि उस ईयर में या आने वाले ईयर में, उस ईयर का तो हम लेते नहीं है, लेकिन आने वाले ईयर में जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं या हम खरीदने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते थे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में। अब ऐसी एक एक्सटेंटे सेविंग भी होती है और एक्सटेंटे इन्वेस्टमेंट भी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इट रिफर्स टू डिजायर्ड सेविंग या प्लान सेविंग। इसमें ये होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो आने वाला साल है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब जो आने वाला साल है उसमें हम कितनी सेविंग करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंटे सेविंग बोलते हैं। These are the saving which people intend to make in the economy during the of 1 year। मतलब इसमें ये बोला जाता है कि जो लोग आने वाली ईयर में क्या करने वाले हैं, सेविंग करने वाले हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंटे सेविंग बोलते हैं। ऐसी एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट होती है। इट रिफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं, डिजायर्ड या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि हम आगे वाले समय में क्या करने वाले हैं, आगे मतलब आने वाले अकाउंटिंग ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंडिंग टू बी मेड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो आपके आने वाले 1 ईयर में होने वाला है। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हम इसमें क्या नहीं लेते, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, ठीक है। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लाइक जैसे अनसोल्ड स्टॉक गुड विच इज स्टेटेड, हम किसकी तरह लेते हैं उसे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, ठीक है। ऐसी हमने एक्सपोस्ट के बारे में पढ़ा था। एक्सपोर्ट सेविंग क्या होती है कि जो हमारे पिछले ईयर में हमारी जो सेविंग हमने करी थी उसके बारे में जानते हैं, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारा ईयर बीत चुका है, जो हमारा प्रीवियस ईयर था, हमने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब हम आ गए हैं किस टॉपिक पर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी के, हम इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए करते हैं। इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो अप्रोच होते हैं। दो अप्रोच कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ASAD अप्रोच होता है और एक आपका होता है SI अप्रोच होता है, समझ गए। जानते हैं कैसे होते हैं, इसे साइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे ADAS अप्रोच होता क्या है। ADS अप्रोच के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट जीडीपी आपको कब अचीव होता है, जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हम किसे बोलते हैं, इट रिफर्स टू द प्लान्ड आउटपुट। हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लान्ड आउटपुट होता है, ठीक है। AS is not related to price because we are considering an economy whereas aggregate supply respond proportionality to AD price remains unaffected। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे एग्रीगेट सप्लाई ये क्या होती है, उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ऐसी आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। जैसे जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। बिकॉज हमने ये देखा था कि हम अपनी इकोनॉमी में क्या मानते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना उन पे एक्सेस क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है कि वो उन्होंने प्रोड्यूस करके रख रखा होगा। जैसे आपकी डिमांड आएगी ऐसी आपकी वो सप्लाई अपनी बढ़ा देंगे। तो हम क्या मानते हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस सप्लाई होती है। हम क्या मानते हैं, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई होती है कि जो प्रोड्यूसर है वो फुलफिल कर देगा हमारी डिमांड को। इसलिए जो AS है वो किससे मतलब नहीं रखता, इनकम से नहीं बढ़ता कि आपकी इनकम घटेगी या इनकम डिक्रीज होगी, नहीं। जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी, अपना आप इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए। AS हमने पढ़ लिया। इससे जो प्राइस है रिमेन अनअफेक्टेड, प्राइस से उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं AS के बारे में। AS का कर्व बना के देखते हैं। जैसे आपकी इनकम, मैंने आपको इनकम बताया था कैसे आपको इंक्रीजली क्या करनी है, कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ानी है। जैसे 0 से 30, 30 से 50, समझ गए। ऐसी सप्लाई आपकी क्या होगी, 0, 30, 50, क्योंकि Y किसके बराबर होता है, AS के। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के, ठीक है। तो आपका जो AS का कर्व होगा वो कैसे जाएगा आपका, बिल्कुल ओरिजिन से 45 डिग्री का कर्व बनेगा, हमें पता है ये, ठीक है। Y का इजिकल टू AS हो गया। अब हम AD का कर्व बना के देखते हैं।
इट रिफर्स टू द प्लान डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। इसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड को? ये भी क्या होता है? प्लान डिजायर्ड एक्सपेंडिचर होता है कि इसमें आने वाले समय में जो बायर होता है वो कितना प्लान कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए, कितना खर्च करने के लिए सोच रहा है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एज अकाउंटिंग ईयर में। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक तो डिजायर्ड कंजप्शन और एक डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब डिजायर्ड कंजप्शन क्या होता है? इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? इनकम और कंजप्शन के बीच में। अब साफ सीधी सा आता है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपका क्या होगा? कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलता है, किसके बीच में? वाई और सी के बीच में, कि आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजप्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? आपका कम होगा। समझ गए? ठीक है, ऐसी आपकी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या लेते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। हमने देखा हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट करके चलते हैं। ये किससे रिलेट नहीं करती? आपकी इनकम से रिलेट नहीं करती। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नहीं। हम इसमें क्या लेकर चल रहे हैं? इसमें हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टेबल देखते हैं। हमारी इनकम हमने 0 ली, फिर 20, 40, 60, 80, 100। कंजप्शन हमारा 30 था पहले, 40, 50, 60, 70, 80, ये भी बढ़ता गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम लेते हैं और हम अपनी वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, हमारी एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे हम अपना कंजप्शन लेते हैं, इस पे हमारी क्या लेते हैं? हमेशा इनकम लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इनकम का कर्व था वो ऐसे ही जाएगा भाई, और जो हमारा कौन सा ये वाला कर्व होता है हमारा, कौन सा? एडी का, वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर जाता है। हमें पता है क्यों? बिकॉज हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। हमने देखो क्या करा है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमने क्या करा है? कुछ ना कुछ कंजप्शन करा है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? सी बार बोल देते हैं। समझ गए? यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा गैप रखा है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ कंजप्शन करा है 0 लेवल ऑफ इनकम पे। समझ गए? ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आई फंक्शन के बारे में देखते हैं। आई फंक्शन हमने क्या करा था? इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को क्या रख रहे हैं? हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं। हमने देखा था ना कि इन्वेस्टमेंट पे प्राइस का कुछ अनइफेक्ट होता है। क्या इनकम बढ़ेगी या घटेगी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और आपकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? आपका आई आ गया। ओके, ठीक है, अब हम इन सबको एक साथ करके देखते हैं कैसे। एडी फंक्शन देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, की वाई है हमारे, ये बढ़ रहा है आपस में, कंजप्शन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहेगी। एडी आप कैसे निकालते हो? वाई प्लस सी से निकालते हो। सॉरी, आपका एडी निकलता है एडी कैसे निकलता है आपका? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से। आपके जो क्लोज्ड इकोनॉमी में आप दो सेक्टर लेते हो, कौन कौन से? कंज्यूमर सेक्टर, और आप कौन सा लेते हो? हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है? कंजप्शन, और प्रोड्यूसर क्या करता है? आपका इन्वेस्टमेंट। तो आप सी प्लस आई को प्लस करोगे, 30 + 10 40 आ गया, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 80, और 80 + 10 90। निकल गया आपका एडी। ठीक है, अब हमारा कर्व बनाते हैं। हमने सबसे पहले वाई एक्सिस ली, एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा? इनकम, और हमने इस पर क्या लिखा? एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? एडी फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना वो बनाया आई, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था हमारा। इनकम को आपको पता है 45 डिग्री की एक लाइन बनेगी, ये क्या हो गया हमारा? 45 डिग्री की लाइन बन गई। कंजप्शन का आपको कर्व पता है, बन गया, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है हमारा। ठीक है, अब जो एडी का होता है, जो कंजप्शन से हल्के से ऊपर से थोड़ी सी आपको लाइन खींचनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडी = सी प्लस आई। अब आपने देखा होगा कि इसमें कितना कितना इंक्रीज हो गया? थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ये 30 + 10 40। इसलिए हम क्या करते हैं? एडी को हम क्या लिख देते हैं? सी प्लस आई लिख देते हैं, और ये थोड़ा सा ऊपर उसके पैरेलल बन जाती है एक लाइन। सी के क्या होती है? लाइन हमेशा पैरेलल होती है। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी आउटपुट आपका कब आ रहा है? अब इक्विलिब्रियम इनकम पे। अब हम ASAD अप्रोच को एक साथ लेके चलते हैं। हमारे टेबल देखते हैं, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है हमारी, डिमांड भी क्या हो रही है हमारी? C + I से निकल के आई है। ठीक है, डिमांड निकल गई।
अब आप एक पॉइंट देखोगे कि जब आपकी इनकम 80 थी तो आपकी एग्री डिमांड क्या है, 80 है, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी बोलते हैं कि जिस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी एग्रीगेट डिमांड सेम आती है, जब आपकी एग्रीगेट आपकी इनकम क्या है या सप्लाई क्या है, ए एस इजिकल टू ए डी, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि जब आपकी इनकम 80 है या एग्रीगेट सप्लाई आपकी 80 यूनिट्स है तो आपकी डिमांड भी कितनी है, 80 है। तो इसका कर्व कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, हमारी इनकम का कर्व जिसको हम ए एस भी कहते हैं, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व जिसको हम सी प्लस आई कहते हैं, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। अब जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी, मतलब इसी को हम बोलते हैं ए एस इज इक्वल टू ए डी। समझ गए आप बात, ठीक है। अब इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिनोट बाय लेटर ई, हम उस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम उसको क्या डिनोट करते हैं, लेटर ई डिनोट करते हैं। जब व्हेन डिजायर्ड एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, आपके कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द टोटल आउटपुट, जो आप आउटपुट आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो किसके बराबर है, टोटल कंजप्शन का बराबर है, ठीक है। OI is the output of expended level correspond to point T the above table the aggregate demand is equal to the aggregate supply। आपकी aggregate demand और aggregate supply किस level of income पे बराबर है, जब आपकी 80 करोड़, हम इसे करोड़ ही उसमें क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, जब आपकी 80 लेवल ऑफ इनकम बराबर है तो आपका कंजप्शन भी कितना हो रहा है, आपका 80 हो रहा है। जब आपका कंजप्शन इतना है तो आपकी इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम क्या है, 80 करोड़ है, ठीक है। इट इज़ अ केस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इस केस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड हम किसे कहते हैं, जब लेवल ऑफ ए डी किसके भी कम आ जाता है, इफेक्टिव सिंस इट इज इक्वल टू ए एस, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। समझ गए, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हेन एडी इज मोर देन एएस। इसमें हम कौन सी वाली सिचुएशन ले रहे हैं, जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। जैसे कि आपकी डिमांड कितनी है 1000 गुड्स के लिए, कि आपको कितने की डिमांड आ रही है कि आप 1000 गुड्स बनाओ, लेकिन आप एग्रीगेट सप्लाई कितनी कर पा रहे हो, ओनली 800 मान लेते हैं। आप कितने की कर पा रहे हो, 800 गुड्स की कर पा रहे हो, जो क्या कम है। आपको कितने की कम है इसमें, 200 की आप क्या कर रहे हो, उनकी डिमांड गुड्स नहीं कर पा रहे हो पूरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू बी लेस देन देयर डिमांड। जो आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज की, वो कितनी कम है, आपकी जो आपकी डिमांड आ रही है। जो हमने देखा 1000 की डिमांड आ रही है, लेकिन आप पूरी कितनी कर पा रहे हो, खाली 800 की, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, वुड सफर करता है क्या, लॉस ऑफ अनफुल्ड डिमांड। जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, लॉस सफर करता है और डिमांड क्या नहीं कर पाता, पूरी नहीं कर पाता। और इससे क्या होता है, डिक्रीज इन अनप्लान्ड और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। अब उन्होंने जो प्लान करी थी उसके हिसाब से तो नहीं चला, अब उनका अनप्लान वो जो प्लान था वो बिगड़ जाता है और उनकी डिमांड के, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से और ज़्यादा क्या आ जाती है, डिमांड आ जाती है। और प्रोड्यूसर की वो क्या हो जाती है, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री हो जाती है। उनकी इन्वेंट्री में इतना नहीं होता कि वो फुलफिल कर पाए लोगों की डिमांड, ठीक है। टू अवॉइड देयर लॉस, अब वो लॉस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। अब जो प्रोड्यूसर को यही तो करेगा कि हम अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अब ग्रेटर प्रोडक्शन करेंगे। वो कब तक करते हैं, एएस वुड इंक्रीज, वो अपनी सप्लाई कब तक बढ़ाएंगे, अपनी एएस मतलब प्रोडक्शन कब तक करेंगे, जब तक वो एडी का इक्वल नहीं आ जाते, जब तक वो डिमांड के बराबर नहीं आ जाते। मतलब कब, जब तक वो 1000 की डिमांड आ रही है तो 1000 तक की प्रोडक्शन कर नहीं लेते। तो वो कब तक होगा ऐसा, जब तक एग्रीगेट सप्लाई आपकी एडी तक बराबर नहीं आ जाती, ठीक है। समझ गए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि एडी जब मोर देन होता है किसके, एएस के, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप उतनी नहीं दे पा रहे जितनी की आपकी डिमांड आ रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है लॉस सफर करता है और उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता, और उनकी डिक्रीज होती है अनप्लान्ड इन्वेंट्री और क्या होती है, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, ठीक है। उन्हें लॉस को अवॉइड करने के लिए, मतलब जिन्हें उससे लॉस ना हो पाए, हम लोगों की डिमांड पूरी कर सकें, तो वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्शन करेंगे। कब तक, जब तक हम एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाते। ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर नहीं आ जाती, आपकी एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाती। समझ गए, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशन पे। अब ये भी तो हमारी दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि व्हेन एडी इज लेस देन एएस, कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, इस बार कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से।
ये भी तो हो सकता है कि डिमांड आप कितने की कर रहे हो, 1000 गुड्स की, और सप्लाई कितने की है, 1500 गुड्स की। तो इसमें क्या होगा, ये तो आपका एडी हो गया, ये क्या हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड देयर डिमांड। अब इसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है, जो आप गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहे हो, क्या है, डिमांड से बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो 1000 के, लेकिन आप सप्लाई कितने की कर रहे हो, 1500 गुड्स की कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। तो इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस करे तो उसके क्या हो जाते हैं, कुछ अनसोल्ड रह जाते हैं, वो कुछ बिकते ही नहीं है। उसकी वजह से इंक्रीज इन अनप्लान डिजायर्ड इन्वेंट्री, और उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज होती जाती है जो उन्होंने प्लान करी ही नहीं थी। समझ गए, ठीक है। अब टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, अब स्टॉक को कम करने के लिए वो क्या करता है, प्रोडक्टर जो प्रोड्यूसर होता है वो वुड प्लान कट प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन में कट करता है कि हम वो लेबर को कम करेगा, मशीनों को रोकेगा, कि अब हम अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक एएस वुड रिड्यूस, आप एग्रीगेट सप्लाई को कब तक रिड्यूस करेंगे, कब तक अपना प्रोडक्शन कट करेंगे, जब तक आपका इक्वल टू एडी ना आ जाए। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब आप तक आपकी सप्लाई एडी के बराबर नहीं आ जाए। एक बार और देखते हैं इसे, आपका एडी कब तक, मतलब एडी आपका जो है लेस देन कब होगा एएस, जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपकी डिमांड से क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जो आप सप्लाई कर रहे हो वो डिमांड से ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके गुड्स होते हैं वो अनसोल्ड रह जाते हैं कुछ, और जो आपके अनप्लान्ड और डिजायर्ड इन्वेंट्री वो इंक्रीज होने लगती है। और क्लियर करने के लिए, अब जो आपका स्टॉक एक्स्ट्रा उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्शन में कट आउट करोगे। अब कट आउट कैसे करोगे, आप अपनी लेबर कम कर दोगे, मशीनों को रोक दोगे। प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपकी बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एसआई अप्रोच। हमने पहला अप्रोच पढ़ लिया, एएस इजिकल टू एडी। नेक्स्ट आता है हमारा एसआई अप्रोच, मतलब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इसको जानते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है, एसआई अप्रोच भी हम जिसे कहते हैं, अब ये यूज करा जाता है डिटरमाइन करने के लिए इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, कि हम इसको क्या बोलते हैं, एस इजिकल टू वाई, ठीक है। अब एस फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम रिलीज, आपकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आपकी सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ये तो नहीं कि आप सारा कंजप्शन ही करोगे, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए क्या होता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है आपस में, कि सेविंग अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब आपकी इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है। एट द लोअर लेवल ऑफ वाई, अगर आपकी इनकम कम है तो सेविंग भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव में जाएगी, या नेगेटिव होगी या कम होगी, ठीक है। बिकॉज अ लोअर लेवल ऑफ इनकम, कि आप लोअर लेवल ऑफ इनकम में, आपकी जब इनकम कम होती है तो आप क्या करते हो, कंजप्शन करते हो ग्रेटर देन इनकम। तो आप क्या करते हो, अपनी इनकम से ज़्यादा क्या करते हो, आप कंजप्शन करते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी नेगेटिव में क्या चली जाती है, सेविंग चली जाती है। समझ गए। ऐसी आई फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट इज ओनली ऑटोनॉमस। वही बात कि हम इन्वेस्टमेंट को हमारे चैप्टर में पूरी है, हमने बुक में क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई। ये वाई से मतलब क्या है, वाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या अपना बढ़ता रहता है वाई, या कम होता रहता है। लेकिन इट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो आई फंक्शन है एक्स उसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अब हमने यही माना है कि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस है, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगी, हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रियम जीडीपी हम कब देखेंगे, अब आउटपुट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कब होता है। इनकम बढ़ाते जाएंगे हम अपनी, कंजप्शन हो रहा है, इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, सी बार। अब आपकी जो सेविंग है, ऑटोनॉमस कंजप्शन पे क्या होती है आपकी सेविंग, आपकी -30 नेगेटिव में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का एस बार, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी बार, ठीक है। इंक्रीज होके थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, -20 -10, एक जगह 0 10 20। इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है आपकी, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम हमेशा अपनी इनकम लेते हैं, इसमें हम क्या लेंगे, अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग और हम इन्वेस्टमेंट पे दोनों दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जो आपकी सेविंग है वो क्या है, नीचे से जा रही है नेगेटिव से, देखो -30 -20 -10, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, 0 एक टाइम पे 0 आया, फिर ये क्या होगी आपकी बढ़ने लगी। इसको हम इसका क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं सेविंग के लिए।
इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का एस, ठीक है। अब हमने ये भी देखा है कि सी बार किसके बराबर होता है, माइनस एस बार के, ठीक है, समझ गए। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट तो आपस में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इसके। अब जब ये आपस में जिस जगह आके मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझ गए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ पे। आपने ये समझ लिया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम कब आता है, ग्राफ भी आपने समझ लिया। जब आप सेविंग का कर्व बनाओगे, इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाओगे, जो आपस में जिस जगह इंटरसेक्ट कर होंगे वही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सबसे पहली द इक्विलिब्रियम पॉइंट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे, डिनोटेड बाय द लेटर ई। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा था जो हमारा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था जिस जगह, उसको हमने क्या लिया, ई। हमने उस पॉइंट को क्या लिया, ई लिया, ठीक है। एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। आपके एक्स एंटे सेविंग किसके बराबर होगी, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ठीक है, ठीक है। सेकंड, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई इज ओ वाई। जिस पॉइंट पे आपका लेवल ऑफ मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्ड हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ई, जिसको हमने नाम क्या लिखा है, ओ वाई से मिल रहा है। थर्ड, इन द अबव टेबल, हमारी अबव टेबल में हमने देखा जो प्लांट सेविंग है किसके इक्वल है, प्लांट इन्वेस्टमेंट का। कब, जब 10 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट थी और किस लेवल ऑफ इनकम पे, 10 करोड़ 80, ठीक है, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं व्हेन इज आई इज लेस देन एस, मतलब अब हमारा केस कौन सा है, जब आपका आई लेस देन है किससे, एस से, मतलब आई आपका कम है एस से, मतलब आपकी सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है जानते हैं, मोर सेविंग मीन्स लेस एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी सेविंग ज़्यादा है उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर कम होंगे। हम जैसे मानते हैं कि इनकम से आप करते क्या हो, कंजप्शन करते हो या सेविंग करते हो। जब आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तो आपका कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या करा, सेव करा 60%, ठीक है, तो आप कंजप्शन का कितने करोगे, जैसे आपका 100 रुपये, आप उसमें से आपने 60 रुपीज़ सेव कर लिया, कंजप्शन का कितना करा आपने, 40 रुपीज़ का, तो कंजप्शन क्या हो गया आपका, कम हो गया। अगर आप इसे 80 करते तो ये कितना होता, 20 होता। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपकी सेविंग बढ़ रही है तो आपका क्या हो रहा है, कंजप्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगा। एग्रीगेट डिमांड क्यों गिरेगा, बिकॉज हम मानते हैं एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम 2 सेक्टर मानते हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। उसमें क्या होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन करता है और प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के। अब आपका कंजप्शन कम हो रहा है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, समझ गए। तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक। अब प्रोड्यूसर के पास क्या बच जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा कि उसकी डिमांड गिर गई और सप्लाई ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या है, आपकी कम होती जा रही है और सप्लाई क्या है आपकी, जो ज़्यादा थी वो कम हो रही है। जैसे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या थी, 100 तो 100 से कितनी हो गई, 50 हो गई, और सप्लाई अब तो 100 कर रहे, तो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, उनका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा। उसकी वजह से टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, अब अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर कट आउट करेगा किसमें, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कम कर देगा। उसकी वजह से अगर वो प्रोडक्शन कम कर देगा तो लेसर आउटपुट आएगा, आउटपुट तो कम बनेगा, फिर आउटपुट कम बनेगा तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी उसकी वजह से आपकी लेसर सेविंग होगी। बिकॉज आपको ये तो पता है जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। अब ये प्रोसेस आपका कब तक चलेगा, जब तक वो सेविंग जितनी कितनी कम ना हो जाए, तब तक वो आई के बराबर ना जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर ना जाए, एस इजिकल टू वाई ना हो जाए, जब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। इसे एक बार और देखते हैं। हमने क्या देखा, आपका आई क्या है, लेस देन है किससे, एस से। मोर सेविंग्स मीन्स लेस एक्सपेंडिचर, कि आपका वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एक्स के। अगर आपका एस बढ़ रहा है तो आपका सी क्या होगा, घट रहा होगा, क्योंकि 60 के अगर आप सेविंग कर रहे हो तो आप कंजप्शन कितना का करोगे, 40 का, समझ गए। फिर फॉल इन एडी होगा, एडी एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज अगर कंजप्शन गिर रहा है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या होगा, उसके पास अनडिजायर्ड स्टॉक बचेगा,
क्योंकि अब जब डिमांड गिर गई तो जो प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक है उसका क्या करेगा, उसकी वजह से टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, उस स्टॉक को कम करने के लिए क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर है कट आउट करेगा किसमें, अपने प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन कम करेगा तो लेसर आउटपुट आएगा, लेसर आउटपुट आएगा तो लेसर इनकम होगी, लेसर इनकम से लेसर सेविंग होगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, इनकम और सेविंग के बीच में। अगर इनकम कम हो रही है तो आपकी सेविंग भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और ये प्रोसेस आपका कब तक चलता आएगा, जब तक आपका एस बराबर क्या नहीं आ जाता, आई नहीं आ जाता। समझ गए, ठीक है। चलते हम हमारी नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा कौन सा केस है, व्हेन इज आई इज लेस देन एस। अब हमारा क्या है, ये आई इज लेस देन एस। ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पे हमारा क्या आना था, मोर। यहां पे क्या आना था हमारा, आई इज मोर देन एस, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इस बार क्या है, सेविंग से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट क्या आपकी सेविंग से ज्यादा है इस बार, मतलब लेस सेविंग मींस मोर एक्सपेंडिचर। अब आपकी सेविंग कम है तो आपके क्या होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। हम मानते हैं कि इनकम से हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, सेविंग करते हैं। अब कंजप्शन प्लस सेविंग में अब आप क्या कर रहे हो, लेस सेविंग कर रहे हो, सेविंग कम और आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा। कि आप पे 100 रुपीज़ हैं तो आप क्या करोगे, उसमें से 30 रुपीज़ सेव करोगे और बाकी के बचे हुए के 70 का क्या करोगे, आप कंजप्शन करोगे। ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या होगा, इंक्रीज इन एडी होगा, एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस आई। अगर आपका कंजप्शन बढ़ेगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट, ए एस वुड बी लेस देन ए डी। अब आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड के कंपेरिजन में। अब एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके लिए अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो आप लॉस सफ़र करेगा, बिकॉज वो आप आपकी क्या नहीं कर पा रहा, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। टू अवॉइड दिस लॉस प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। अब वो क्या प्लान करेगा कि अब मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, अब मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, बिकॉज मुझे अब अपने प्रोड्यूसर जो है आउटपुट, उन जो डिमांड आ रही है उसको क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। उसकी वजह से मोर आउटपुट जनरेट करेगा वो। अगर मोर आउटपुट जनरेट होगा उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। अब सेविंग बढ़ेगी, अब ये प्रोसेस आपका कब तक चल पाएगा, ये प्रोसेस आपका जब तक चलेगा जब तक आपका एस इजिकल टू आई ना आ जाए, मतलब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाए। समझ गए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब 3 बेसिक अजम्पशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहला एग्रीगेट सप्लाई बराबर एडी, सेकंड एस बराबर इन्वेस्टमेंट। हमने 2 चीज़ पढ़ी। अब हम ये 3 अजम्पशन मानते हैं इनको करने के लिए। सबसे पहला शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, हमने देखा था शॉर्ट पीरियड एनालिसिस ये क्या होता है, इक्विवेलेंट जीडीपी अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी। इसमें हमने कीन्स थ्योरी पढ़ा था कि जब हमारा अमेरिका में एक डिप्रेशन आया था, जिसे हम 1930s में जो आया था, कि जब उसमें एग्रीगेट डिमांड उनकी क्या हो गई थी, उस टाइम कम हो गई थी, जब ये हमारी थ्योरी बनी थी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, हमारी कॉन्स्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी क्या रहती है आपकी, कॉन्स्टेंट रहती है। ये हमारा एक पहला कंजप्शन था, ठीक है, ये हमारा जंक्शन हो गया। इसमें हम अपनी लेबर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं शॉर्ट पीरियड में। सेकंड, हम इसमें क्या लेते हैं, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन इकोनॉमी। हम इसमें क्या मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, 2 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। एडी बराबर आपका इससे क्या आता है, सी प्लस आई। हमने क्या माना, एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई। कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट, हम क्या मानते हैं, ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक। एस आपकी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है आपकी, इलास्टिक है। मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या है, एक्सिस कैपेसिटी है। जो प्रोड्यूसर है वो हमारी डिमांड को फुलफिल क्यों कर पाता है, क्योंकि उस पर एक्सिस कैपेसिटी होती है हमारी जो डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करने के लिए। कीन्स एज्यूम, जो कीन्स थे उन्होंने क्या एज्यूम करा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई आपकी परफेक्ट इलास्टिक है, बिकॉज ए एस इंक्रीज, जैसे आपकी एस इंक्रीज होगी आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन एक्सिस कैपेसिटी। हम अपनी इकोनॉमी में क्या मानते हैं, एक्सिस कैपेसिटी होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक है। जैसे उन पर डिमांड आएगी तो क्या कर देंगे, उसको फुलफिल कर देंगे। ये हमारे 3 अजम्पशंस थे जो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब
अब इन्हें एक साथ मिला के देखते हैं, किनको, ए एस और ए डी। अब जो हमने दो कर्व इनके अलग अलग बनाए थे हम इनको एक साथ लाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनकम लेते हैं, हम इसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, 0 20 40 60 80, सी 30 40 50 60 70 80। अब हम सेविंग कैसे निकालते हैं, अगर हम इनकम में से कंजप्शन घटा देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी, -30 -20 -10, एक जगह आके 0, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी। एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, C+I, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड हमारी कैसे निकलेगी, C+I, 30 + 10 40, 40 + 10 50, ऐसे हमारी ये निकल गई। एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या भी कहते हैं, इनकम भी कहते हैं, तो ये हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को ऐसे ना निकाले तो हम इसे कैसे भी निकाल सकते हैं। हम इनकम को क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इनकम को क्या भी कहते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, क्योंकि हम इनकम से क्या करते हैं, कंजप्शन करेंगे, सेविंग ही करेंगे, तो उसकी वजह से हम एग्रीगेट सप्लाई कैसे भी निकाल सकते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग को एक साथ लाके, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब आपकी सेविंग 10 थी और इन्वेस्टमेंट आपकी 10 थी, आपस में बराबर था, ऐसा ही हमने अप्रोच देखा था। ऐसी ADAS अप्रोच क्या था आपकी, 80-80 जब बराबर आएगा, जब आपका ये अप्रोच होगा। अब हम इसका एक कर्व बनाते हैं, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने पहले जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हमने देखा था ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई। सबसे पहले हम AS और AD का ग्राफ बनाते हैं। इसमें हमने देखा जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी वाई इनकम डिनोट करते हैं और जो वाई एक्सिस होती है वो AS AD, ठीक है। अब जो आपकी इनकम वाली कर्व है वो हमेशा किसके पॉजिटिव जाएगी, लाइन 45 डिग्री के, और जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, C बार होता है कि आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ क्या करते हो, कंजप्शन करते हो, उसकी वजह से आपका जो कर्व होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, AD = C+I, और जो हमारी ये वाली वाई वाली कर्व होती है हम उसको क्या भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा ग्राफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग स्टार्ट होती है नेगेटिव से स्टार्ट होती है, बिकॉज आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी क्या आती है, नेगेटिव सेविंग आती है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, माइनस का S बार। फिर आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, कॉन्स्टेंट दिखाते हो। अब जिस लेवल पे मतलब AD और Y जिस जगह इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट जब उसके सेम चला जाता है, किसके, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। जब AD = AS होता है और S = I होता है। हमने इनको एक साथ लाए और हमने क्या करा, एक साथ ला के उनका एक ग्राफ बना के देखा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली हमारी वीडियो क्या होती है, खत्म हो जाती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इनके शिफ्ट से क्या चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट अगर एडिशनल हो जाती है तो उससे क्या चेंज आता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और एक बार आप ये ग्राफ देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।